गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो किस तरीके से शुरू किए जाते हैं, उनको किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट किया जाता है। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट नंबर 3 में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे भाग यानी कि WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक और सेंटेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है इंपैरेटिव। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पैसिव कंस्ट्रक्शन में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा भाग हमने पढ़ा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे उसी का सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव का, यानी कि सेकंड का मतलब किससे शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल ये कि सर हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड वाले में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस है? तो एक चीज का डिफरेंस आ जाता है और वो डिफरेंस यही है कि किसका डिफरेंस होता है, WH वर्ड का। WH वर्ड तो जानते हो ना आप, हमने टेंसेस में पढ़ा था कि वाट, व्हेन, हु, हुज, हुम, ये सारे क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। तो WH वर्ड वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना, खास आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि WH वर्ड वाला जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। पूरी तरीके से किस पर निर्भर है, हेल्पिंग वर्ब वाले पे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाला रूल ही इसके अंदर काम आता है। तो आप WH वर्ड वाले में क्या देखोगे, इसका रूल क्या बनेगा कि आपको सबसे पहले तो क्या लगाना पड़ेगा, WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, सब्जेक्ट में, प्लस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप लगाओगे बाय, बाय के बाद आपको सब्जेक्ट लाना है जिसे आप किस में बदलोगे, ऑब्जेक्ट में। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है एटसेट्रा, उसे लिखिए, और सबसे अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा रूल बना। अब आप अंतर ढूंढिए, अंतर देखिए कि इस सेंटेंस के रूल में और हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में कौन सा डिफरेंस है दोनों रूल्स के अंदर। तो अगर मैं यहां इस WH वर्ड को इस तरीके से छुपा लेता हूं तो आप देखिए ये पूरा रूल हेल्पिंग वर्ब वाला है। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला रूल है, कहीं भी आप देख लीजिए आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। हाँ, अब इसको हमें WH वर्ड वाले रूल में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले केवल क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, ठीक है। अब ये रूल तो हमने सीख लिया, लेकिन अभी भी हमको कुछ बातें और जाननी है, तो चलिए हम उन बातों के बारे में बात करूं कि वो बातें कौन सी हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो वो बातें ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2 बातें जान लेनी हैं। कौन सी बातें जाननी है कि सबसे पहले तो ये कि सर WH वर्ड जो हम यहां लगाएंगे वो कौन सा होगा, कौन से WH वर्ड को हम यहां लगाएंगे। सबसे पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात है, क्या WH वर्ड सब में एक जैसा लगेगा या सब में अलग अलग लगेगा। स्टार्टिंग जो बिगिनिंग होगी सेंटेंस की, क्या वो एक जैसी होगी या सब में अलग अलग होगी। क्या एक्टिव में जो WH वर्ड है उसमें और पैसिव में जो WH वर्ड लगेगा उसमें कोई डिफरेंट होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के बारे में हमको जानना है। तो जानना था क्या वास्तव में सारे एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट करते समय कोई अंतर होगा वाक्यों में या नहीं होगा। तो उसी के लिए हमने यहाँ सबसे पहले एक नोट डाला है। नोट में जो कि आपको याद रखना है किसी भी WH वर्ड वाले पैसिव को हल करते समय, एक्टिव को हल करते समय, कि दिया गया वाक्य, मान लीजिए दिया गया वाक्य जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस, दिया गया वाक्य जिस WH वर्ड से शुरू होता है, यानी जिस WH वर्ड से आपका दिया हुआ सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो PV यानी पैसिव वॉइस भी
उसी WH वर्ड से शुरू किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस हो गया जो कि कैसा है, इंटेरोगेटिव। और अब इसका स्टार्टिंग मान लीजिए किससे हो रही है, Y से हो रही है, WHY। तो पैसिव बनाते समय भी हमको WH वर्ड की जगह यानी इस जगह कौन से WH वर्ड का इस्तेमाल करना है, उसी का करना है जिससे दिया गया प्रश्न यानी कि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस शुरू होता है। तो यहाँ एक्टिव वाई से स्टार्ट था तो हमने पैसिव को भी किससे स्टार्ट कर दिया, वाई से। ये इस नोट का मतलब है, ये इसी बात को कह रहा है कि जिस WH वर्ड से एक्टिव स्टार्ट है उसी से किसको करो, पैसिव को करो। अब दूसरा सवाल, क्या सारे WH वर्ड या सारे सेंटेंस जो होंगे जो हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, क्या उनमें सब में एक जैसा ही WH वर्ड चलेगा, क्या दोनों में सेम WH वर्ड होंगे? तो उसकी जानकारी के लिए हम नोट नंबर 2 डालते हैं, दूसरा नोट। सवाल जो हमारा था कि क्या सभी सेंटेंसेस सेम WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए हमने एक और नोट डाला है यहाँ पे। सेंटेंस जो पैसिव में बनेंगे वो एक ही WH वर्ड से नहीं बनेंगे, वहाँ आपको थोड़ा और सोचने की और ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमने नोट दूसरा डाला है कि यदि मान लीजिए कि दिया गया वाक्य जो एक्टिव वॉइस होता है वो WHO से शुरू होता है, हु, WHO हु यानी कि कौन, हु से शुरू होता है, तो पैसिव को बाय हुम से शुरू किया जाता है। हु से स्टार्ट है तो पैसिव किससे शुरू होगा, बाय हुम से। परंतु यदि वाक्य हुम से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस को WHO हु से शुरू किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है वो, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, ये वाला सेंटेंस WHO से शुरू है, किससे शुरू है, WHO से। तो पैसिव बनाते समय ये सेंटेंस WHO की बजाय किससे शुरू हो जाएगा, हुम से, यानी हु की जगह क्या लगेगा, बाय हुम। और यदि ये वाला सेंटेंस हुम से शुरू है तो पैसिव बनाते समय यही सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, हु से। यानी अगर हु से शुरू है तो पैसिव किससे शुरू होगा, बाय हुम से। और अगर हुम से शुरू है एक्टिव तो पैसिव किससे शुरू होगा, हु से। यानी उल्टा, एक दूसरे का अपोजिट। हु से शुरू है तो हुम से शुरू होना चाहिए, बाय हुम से। और अगर हुम से शुरू है तो किससे स्टार्ट होना चाहिए, हु से स्टार्ट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप इन सभी चीज़ों को नोट बना सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, ताकि हम इनको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है इसलिए ताकि हम इन चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें कि कौन सी चीज़ क्यों और किस जगह पे आ रही है। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर कि यहाँ जो ये एग्जाम्पल दिया गया है वो किससे स्टार्ट है, व्हेन से। किससे स्टार्ट है, व्हेन से। अब दो चीज़ें हमको याद रखनी थी, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि हर प्रत्येक एक्टिव वॉइस जब पैसिव बनेगा तो सेम WH वर्ड से, एक ही WH वर्ड से शुरू होगा, राइट। ये बात तो हमको समझ में आ गई। लेकिन हमको एक चीज़ और याद रखनी थी कि यदि हु से शुरू होता है तो बाय हुम से, और हुम से शुरू होता है तो हु से। अब ये देखना है क्या ये हु से स्टार्ट है, नहीं है। क्या ये हुम से स्टार्ट है, नहीं है। तो फिर जैसा है वैसे के वैसे शुरू होगा, यही बात है। चलिए, व्हेन से स्टार्ट है तो हमारा आंसर यानी कि पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा। WH वर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब कह रहा है कि भाई किसकी लगाइए, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। यदि सेंटेंस में डिड हो तो आप बताइए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। जी हाँ, कौन सी आती है, वॉज या वर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज या वर आती है, आती है ना, ठीक है। वॉज वर्ड आती है, लेकिन अब दो हेल्पिंग वर्ब हो गए। इसका मतलब दो होने का मतलब, तीन होने का मतलब ये है कि प्लूरल और सिंगुलर वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। ये आपकी हो गई वर्ब, वर्ब के बाद ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। उधर मी है, इधर आएगा तो किस में बदलेगा, आई में। आई के साथ वॉज वर्ब में से वॉज आएगा, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज आएगी, O/S। यानी मी को इधर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में, आई में।
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केवल आपको एन जोड़ना है, गिवन, ये थर्ड फॉर्म होती है। अब क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, बाय लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट इधर क्या है? यू, उधर जाएगा तो भी क्या रहेगा? यू रहेगा। अब क्या है? एटसेट्रा। आप देखिए आपके ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा है? बुक, तो हम यहाँ से लिख देंगे और सबसे लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसे भूलना नहीं है, आपको जरूर लगाना है। एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन वाज आई गिवन बाय यू बुक, या हम चाहें तो एटसेट्रा को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख सकते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर सेकंड, किससे स्टार्ट हो रहा है? हु से। हु से स्टार्ट हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव किससे स्टार्ट होना चाहिए? बाय होम से। पैसिव किससे शुरू होगा? बाय होम से। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है हु वाले वाक्य में कि या तो आपको यहां हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है हु के तुरंत बाद, ठीक है, तो आप उस हिसाब से रख दोगे। लेकिन अगर यहां नहीं मिलती है तो आपको इस बात को समझना है कि ये जो मेन वर्ब है, या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी जेमार वाज वर हैज हैव, ठीक है, नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो मेन वर्ब है। और ये जो मेन वर्ब है ये या तो उस समय फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म नहीं होगी, चौथी फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, ये टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है और हमने लगा दिया WH वर्ड, लगा दिया WH वर्ड, लेकिन हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर, डिड हो तो वाज वर, डू डज हो तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेमार, डिड हो तो वाज वर, डू डज हो तो इजेमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेमार, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर। तो ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वाज या वर। फिर दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाज और वर, वही सिंगुलर प्लूरल। अपना ऑब्जेक्ट चेक कर लो, ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है? यू, यही तो ऑब्जेक्ट है हमारा, यही है ना। तो यू इधर आएगा तो किसमें बदलेगा? यू में रहेगा। यू दोनों तरफ यू होता है, हमने रूल लिखा था। अब सवाल ये कि इसके साथ वाज लगाएं वर लगाएं, तो यू के साथ क्या आता है? व। और अब हमारा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे यू। अब सब्जेक्ट बनते ही अब हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या था? टोल्ड, तो टोल्ड ही सेकंड फॉर्म है, टोल्ड ही थर्ड फॉर्म है। पहले ये अकेला था तो सेकंड फॉर्म थी, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ गई है तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या लगाएं? बाय लगाना है। बाय, आपका सब्जेक्ट क्या है? इधर, इधर तो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्यों? यू तो ऑब्जेक्ट था जो हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। यू क्योंकि वर्ब के बाद था इसलिए ऑब्जेक्ट था, अगर शुरू में होता तो सब्जेक्ट होता। लेकिन हु जो है वो स्वयं क्या पूछता है? सब्जेक्ट। यानी इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कर्ता, सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, तो हम बाय प्लस नहीं लगा सकते, बाय को हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना बाय को, इसीलिए हमने बाय को शुरू में लगा दिया। सवाल अगर ये पूछा जाए कि सर बाय हुम हमने शुरू में क्यों लगाया, जब हम सारे WH वर्ड को, जब हम सभी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बनाते समय एक ही WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हु वाले में अलग क्यों अलग लगाया? तो अलग इसलिए लगाया क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट पूछता है, राइट। अच्छा, सब्जेक्ट जब उधर जाता है तो किस में बदल जाता है भाई? सब्जेक्ट उधर जाएगा तो किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट में बदलेगा ना, ऑब्जेक्ट में बिल्कुल बदलेगा। और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है? उधर बाय लगता है ना, बाय। तो हमने बाय को पहले लगाया। हु क्या पूछता है? सब्जेक्ट। हमने हु की बदली क्या लगा दिया? हुम क्या पूछता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि बाय के बाद ऑब्जेक्ट आना है तो यहां सब्जेक्ट पूछ रहा है इसमें, लेकिन जब पैसिव बदलेंगे तो क्या पूछेगा? ऑब्जेक्ट पूछेगा। हु को हुम में बदल दिया और बाय इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने बाय हुम को यहां शुरू में लगाया है। क्यों लगाया है? हु कर्ता पूछता है तो कर्ता उधर जाने के लिए है नहीं, तो बाय प्लस हुम हमने शुरू में लगा दिया। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या लगाएं? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जब बाय प्लस है नहीं तो बचा हुआ लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा है? माय नेम लगा दिया और मार्क ऑफ इंटरोगेशन, बाय हुम वर यू टोल्ड माय नेम, तुम्हें मेरा नाम किसके द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, वाई आर यू कॉलिंग मी अगेन, किससे स्टार्ट है? वाई से। हु से है क्या? नहीं है। हुम से है? नहीं है। नहीं है तो वाई का वाई।
हेल्पिंग वर्ब क्या है? ईजेएमआर। ईजेएमआर हो तो साथ में क्या जुड़ता है भाई? बीइंग जुड़ता है। वही नियम है जो हेल्पिंग वर्ब वाले, वही सब काम करेंगे। दो टुकड़े हैं तो एक ओ बटे एस के पहले और बाकी के ओ बटे एस के बाद। तो ईजेएमआर है तो हेल्पिंग वर्ब तो ईजेएमआर ही आएगी। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट देख लो, आपका ऑब्जेक्ट यू है। क्या है? ऑब्जेक्ट यू है, क्योंकि इसमें भी तो यू था 1 2 तीसरे नंबर पर, इसमें भी 1 2 तीसरे नंबर पर यू है, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। गलत हो जाएगा। ये यहाँ मेन वर्ब थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट था। यहाँ मेन वर्ब ये है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी। उधर से इधर आएगा तो किसमें बदलेगा? आई में। और आई के साथ इज एम आर में से क्या आता है? एम। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब एम, और फिर आपका ओ बटे एस क्या होगा? आई, और फिर दूसरा टुकड़ा जुड़ेगा क्या? बीइंग। ये बात मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में समझाई थी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बीइंग हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? कॉल्ड। ये मेन वर्ब थी ना, इसकी आईएनजी हटा के ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म हो गई। अब बाय लगाएंगे, इधर सब्जेक्ट क्या है? यू, उधर जाएगा तो भी क्या रहेगा? यू। और कुछ बचा है? बिल्कुल बचा है, अगेन। तो मैंने यहां लिखा अगेन, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, राइट? व्हाई एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू अगेन। इस तरीके से हमारा क्या बना? पैसिव बना। चलिए लास्ट वाले को देख लेते हैं। Whom do you remember? थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लेना है। Whom do you remember? किससे स्टार्ट है? whom से। जो सेंटेंस whom से स्टार्ट होता है वो पैसिव बनते समय किससे शुरू कर दिया जाता है? who से। यही पढ़ा था ना? who से शुरू है तो by whom से, whom से शुरू है तो who से, उल्टा सीधा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? do। do डज हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? कौन सी लगती है? is, am, are। ठीक है। अब whom वाले में क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट। और who वाले में क्या नहीं होता? सब्जेक्ट। तो ये whom वाला है, इसमें क्या नहीं मिलेगा? ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस whom से शुरू होता है एक्टिव में, और जब उसे पैसिव में who से शुरू किया जाता है, तो who के बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रखी जाती है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसको देखकर हम सिंगुलर प्लूरल लगा दें। तो आप यहां सिंगुलर नंबर लगाओगे। इज एम आर में से सिंगुलर नंबर कौन सी है? इज। कौन सी है? इज। अब आपको यहां ओ बटे एस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो खुद ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ही नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे। फिर ओ बटे एस नहीं है, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद क्या है? फिर उसको लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? रिमेंबर। रिमेंबर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिमेंबर्ड। ईडी लगा देंगे। अब सब्जेक्ट तो है ना इसमें? बिल्कुल है। क्या लगेगा? बाय। और सब्जेक्ट क्या है इधर? यू। उधर जाएगा तो भी क्या रहेगा? यू। और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। हु इज रिमेंबर्ड बाय यू। पहला सेंटेंस कह रहा है whom do you remember? तुम किसको याद करते हो? तुम किसको याद करते हो? और यहां कह रहा है कि who is remembered by you? who is remembered? कौन है जो is remembered याद किया जाता है? by you मिस किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो अर्थ दोनों का एक जैसा है, मीनिंग दोनों का एक निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हो गया है। मीनिंग कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना आप कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय मीनिंग नहीं बदलता है, केवल स्थान बदलता है शब्दों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको WH वर्ड वाले चीजों को याद करना है। अब इसको हमसे दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाता है? आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लीजिए ये वाला ही सेंटेंस दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको 3 ऑप्शन तो सही मिलेंगे, सॉरी 3 ऑप्शन तो गलत मिलेंगे, एक ऑप्शन कैसा मिलेगा? सही मिलेगा। तो 4 ऑप्शन में से सही को कैसे चुनेंगे? तो आपको उस समय भी एक्टिव पैसिव की नॉलेज होना जरूरी है। उस समय हम 3 चीजों को देखेंगे। कितनी चीजों को देखेंगे? 3 चीजों को। WH वर्ड सही है कि नहीं? WH वर्ड यानी whom से शुरू है, तो कौन से WH वर्ड से शुरू होना चाहिए? भाई who से। तो देखना है 4 ऑप्शन में से who कौन कौन से वाले में से है, उन पर निशान लगा लो। लगा लिया, जैसे 2 में who है, ठीक है, लगा लिया। अब दूसरा ये देखना है कि इसमें डू डज है तो हेल्पिंग वर्ब इजेमार आनी चाहिए और हु के साथ एक वचन आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? एक वचन। तो देखना ये है कि मान लीजिए इसमें आर है, इसमें इज है, तो इसमें आर है, इसमें इज है ना? तो कौन सा वाला चुनेंगे हम? ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास एक बचा। अब इसको कंफर्म कर लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर, क्या इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं। तो बिल्कुल इसमें जैसे मान लीजिए रिमेंबर्ड है, तो हमको समझ जाना है कि यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा सही वाला आंसर है। कितनी चीजें देखनी है? 3 चीजें। WH वर्ड सही है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब सही है कि नहीं, तीसरी बात
वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके अंदर है या नहीं। इसके अलावा उसके अंदर और कोई भी एरर नहीं होता है और कोई गलती नहीं होती है। बाकी के 3 ऑप्शंस में आप देखिएगा कि इनमें या तो अलग अलग WH वर्ड होंगे, अगर WH वर्ड एक होंगे तो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगी। ठीक है, तो हमें सही वाली, आपको 2 ऑप्शन में सही का अंदाजा हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। ये हमसे ज्यादातर कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। कई बार हमसे ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है किस तरीके से हमको सही से छटनी करनी है, कौन सा अल्टरनेटिव, कौन सा विकल्प हमको सही से चुनना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका WH वर्ड वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, आदेशात्मक, जिसमें क्या दिया जाता है? आदेश। जिसमें किसका भाव हो? आज्ञा का। जिसमें किसका भाव हो? ऑर्डर का। वो क्या होता है? इंपैरेटिव कहलाता है। उसको हम इंपैरेटिव कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा का, आदेश का भाव हो। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में, पैसिव कंस्ट्रक्शन में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हम यहां लिखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव। भाई पैसिव में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला यानी नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। बेहद आसान है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ रूल याद रखना है। ठीक है, नंबर पहला यानी ए हम पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर ए। कितने प्रकार हैं? 4 टाइप्स। पहला हम पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार में से पहला प्रकार है ए, यानी कि ऐसा जो स्टार्टिंग विद V1। ऐसा सेंटेंस जो किससे शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको करना क्या है? कौन सा रूल लगाना है? आपको उस सेंटेंस को सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है? लेट से। ध्यान रखना, लेट एक मॉडल है, यानी एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेट प्लस लेट के हमेशा बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां O/S नहीं लिख रहा हूं, यानी हमें जब उधर से कोई ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो उसका रूप नहीं बदलना। अगर उधर वो मी है तो इधर आने पर वो आई में नहीं बदलेगा, वो मी का मी रहेगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा कर्म आता है। तो इसलिए मैं O/S नहीं लिख रहा हूं तो आपको समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदलना है। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगा देना है बी, क्योंकि मॉडल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? बी आती है। ठीक है, प्लस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप उसे यहां लिखोगे। करेक्ट। पहला सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग विद V1, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है, उसमें आपको स्टार्टिंग में लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ETC। जैसे मेक ए कप ऑफ टी। मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, बाद में नहीं समझा पाऊंगा, तो इसलिए एक साथ हम इनको देख लेते हैं एक एक सेंटेंस करके। मेक ए कप ऑफ टी, तो ये किससे स्टार्ट है? ये क्योंकि स्टार्टिंग में ही वर्ब है, शुरू में क्या है? वर्ब है। तो अगर वर्ब शुरू में है तो या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको हम जीरेंड कहते हैं। लेकिन यहां जीरेंड नहीं है क्योंकि एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के बाद ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर बचा हुआ क्या है? ये हमारा ETC कहेंगे, एटसेट्रा। ढूंढना आसान है ना? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया?
लेट लगा दिया, लेट के बाद क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ वर्ब ये है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, एक कप ऑफ टी, ठीक है, सही है ना, एक कप ऑफ टी, तो एक कप ही तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सही है, जी नहीं गलत हो जाएगा, एक कप ऑफ टी, एक कप क्या कप, कप क्या ऑफ टी मीन्स किसका, चाय का, ये पूरा हमारा किस में गिना जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, एक कप ऑफ टी, चाय का एक कप, ठीक है, तो ये पूरा इधर आएगा, ऐसा कि ऐसा, एक कप ऑफ टी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना ये नाउन होने की वजह से अनचेंज नहीं है, या नाउन होने की वजह से हमने ऐसा नहीं कि इसको बदला नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां जो आता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। लेट ए कप ऑफ टी, अब क्या लगेगा, बी, लग गया बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट है, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बचा हुआ है कि इसके ऑब्जेक्ट के बाद नहीं बचा तो यही खत्म है, लेट ए कप ऑफ टी बी मेड, ठीक है। जैसे गिव मी योर पेन, ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये बच्चों को क्या हो गया, ईटीसी, ये क्या हो गया, ईटीसी। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, मी, उधर मी है, इधर आएगा तो आई, गलत हो जाएगा, मी का मी लिखना है इंपेरेटिव में, ठीक है। अब बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको कई बार बताया है, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, एन लग जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ईटीसी क्या बचा है, योर पेन, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, योर पेन, ये लो, लेट मी बी गिवन योर पेन, ठीक है। आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ होता है ओपन द डोर, सिंपल सा है, ठीक है। तो हम इसको भी किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से, ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है, द डोर, लेट द डोर। अब क्या लगेगा कि भाई ऑब्जेक्ट के बाद तो बी लगता है, तो बिल्कुल बी लगेगा, लग गया बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ईडी, ओपन, लेट द डोर बी ओपन, कुछ बचा नहीं है तो फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म, लेट द डोर बी ओपन। इसी तरीके से ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना है, इस तरीके से हम इंपेरेटिव करेंगे, कौन सा वाला, जो वर्ब की किससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म से। अब बात करते हैं इसी के सेंटेंस नंबर सेकंड की, 4 में से नंबर दूसरा, नंबर सेकंड है नंबर बी, 4 में से नंबर जो सेकंड है, स्टार्टिंग विद डू नॉट या डोंट। ऐसे सेंटेंसेस जो डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, जिनमें सबसे पहले डू नॉट या डोंट होता है, ठीक है। तो यहां उसका क्या रूल बनेगा, बिल्कुल वही बनेगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का था, एक चीज का अंतर आ जाएगा कि सबसे पहले आप लगाओगे क्या, लेट, फिर लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब आपको इतना सा करना है डू नॉट वाले में, केवल ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, फिर उसके बाद आपको बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर वही बचा हुआ सेंटेंस, कोई अंतर नहीं है। क्या है, बी से पहले यानी ऑब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लग गया है, नॉट, ठीक है। जैसे डोंट यूज माई फोन, ये सेंटेंस है, इसको पैसिव में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या लगाना है हमको, लेट, स्टार्टिंग लेट से हो रही है, इसमें से आपको ये हटा देना है, हटा दीजिए इसको, इसके बाद जो बचेगा वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने लगाया सबसे पहले क्या, लेट, लेट के बाद क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट, तो डू नॉट हटाया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, माय, तो माय हो नहीं सकता क्योंकि माय तो मेरा होता है, मेरा मतलब किसी चीज़ के साथ संबंध जोड़ने की बात कर रहा है, तो उसके बगल में जो चीज़ है वो साथ चलेगी, फोन, माय फोन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इधर आएगा तो भी माय फोन ही रहेगा क्योंकि कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो, फोन। अब क्या लगेगा, नॉट, इतना सही अंतर आया ना, फिर क्या लग जाएगा, बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यूज्ड होगी, लेकिन इसमें ई पहले से, हम केवल क्या लगाएंगे, डी, ईटीसी कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट के बाद, बचा ही नहीं है, तो यही सेंटेंस खत्म, लेट माई फोन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। जैसे डू नॉट
ट्रीट मी लाइक हर, ठीक है। तो डू नॉट आ गया, किससे स्टार्ट होगा, लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, इसको हटा के देखो, ट्रीट तो हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मी उधर से इधर आएगा तो बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, मी का मी, अब क्या लगेगा नॉट, फिर क्या लगेगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रीट की थर्ड फॉर्म, ट्रीट की ट्रीटेड, ट्रीटेड, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, है बिल्कुल है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, लाइक हर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेट मी नॉट बी ट्रीटेड लाइक हर, ठीक है। इस तरीके से आपका डू नॉट वाला सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस नंबर 3 की, तीसरे सेंटेंस। अब हम तीसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जो तीसरा तरीका, तीसरा टाइप है इंपैरेटिव में, कि प्लीज या काइंडली या सर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, इसमें आपको थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि इसमें 3 रूल्स काम आते हैं। कितने आते हैं, 3 रूल्स काम आते हैं इसके अंदर। तो हम बात करते हैं तीनों के बारे में। हम लिख रहे हैं नंबर पहला, नंबर ए, पहला है, आपको लगा देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस। एक तो ये रूल हमने बनाया। दूसरा जो आजकल चल भी रहा है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को किस में बदलोगे, सब्जेक्ट में, प्लस उसके बाद आप क्या लगाओगे, में, प्लस उसके बाद प्लीज या काइंडली। अब प्लीज काइंडली में से कौन सा आएगा, जिस चीज से आपका सेंटेंस शुरू है। प्लीज से है तो प्लीज लगेगा, काइंडली से है तो काइंडली लगेगा। अगर प्रश्न आपका प्लीज से है तो प्लीज लगाओ, काइंडली से है तो काइंडली लगाओ, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ईटीसी। ये दूसरा रूल है। नंबर तीसरे की बात करूं तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट को किसमें बदलना होगा, सब्जेक्ट में, प्लस इसमें आप क्या लगाओगे, शुड, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ईटीसी। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये तीनों सूत्र काम के हैं। हमसे कौन से तरीके से, कौन से सूत्र से पूछ लिया जाए हम कह नहीं सकते। हो सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक होगा, लेकिन नीचे जो आंसर लिखना है वो कौन से लिखेंगे। अब बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं, राजस्थान बोर्ड की, तो कई बार क्या होता है कि राजस्थान बोर्ड में वो ऑब्जेक्ट को खुद बनाकर देता है पेपर के अंदर। एग्जाम पेपर के अंदर वो खुद उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख देता है, जिससे अगर उसने ऑब्जेक्ट को बदल कर लिखा है तो ये 2 सूत्र में से कोई सा काम आएगा, और अगर उसने स्टार्टिंग ही यू आर रिक्वेस्टेड से की है तो ये वाला सूत्र काम आएगा। तो इसीलिए कौन सी चीज से वो सवाल पूछ ले हम कह नहीं सकते। बात करूं अगर कंपटीशन लेवल की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें कोई सा भी प्रश्न यहां दे दे, लेकिन नीचे आंसर कौन सा देगा इन तीनों में से बना हुआ कह नहीं सकते। इसलिए तीनों रूल्स उसके लिए भी जरूरी हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल को हम तीनों रूल्स से बना के देखते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। ये सेंटेंस है, सिंपल सा है। तीनों सूत्र लगा रहा हूं मैं। नंबर ए, पहला नंबर ए वाला लगा रहा हूं, यू आर रिक्वेस्टेड। ये तो अपनी तरफ से लगाना है, तो मैं इसमें लगाऊंगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक लगाऊंगा। आप प्लीज काइंडली सर को हटा दो, हटा दिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या बचती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपैरेटिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, प्रश्न में फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, और हमको भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फिर कह रहा है ईटीसी, यानी कि जो बचा हुआ है उसे भी लिख दो, मी योर पेन। क्या बदला आपने, कुछ बदला अपनी तरफ से नहीं बदला, केवल हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया, प्लस उसके बाद गिव मी योर पेन, से ऐसा की ऐसा लिख दिया। कोई परिवर्तन नहीं है ना, बहुत आसान। लेकिन जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कौन सा रूल हमसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए तीनों जरूरी हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं, नंबर बी। नंबर बी कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को लाओ और उसे सब्जेक्ट में बदलो। अब ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढते हैं, तो ये तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। इधर आएगा तो सब्जेक्ट में क्या बदलेगा, वो आई। किस में बदलेगा, आई में।
अब क्या लगाना है, मे, मॉडल है मे। फिर प्लीज या काइंडली, आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट था, प्लीज से, तो हम क्या लगाएंगे यहां, प्लीज। फिर क्या लगेगा, बी। फिर क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म बताइए, गिवन। फिर ईटीसी, बचा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद योर पेन, योर पेन। क्या बना, आई मे प्लीज बी गिवन योर पेन। तीसरा लगा लीजिए नंबर सी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या बना था, अभी तो आपने लिखा ऊपर आई बना था, अब हमें क्या लगाना है, कौन सा मॉडल लगाना है, शुड। फिर क्या लगेगा, बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी, गिवन। फिर ईटीसी, योर, सॉरी, गिवन योर पेन, आई शुड बी गिवन योर पेन। तो इस तरीके से आपका इंपैरेटिव सेंटेंस होगा। कोई भी सेंटेंस आप हल करके देखिए, तीनों सूत्र आप लगाइए, तीनों रूल्स आप लगाइए। अब तीनों में अंतर देखिए, ये तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। इस वाले में देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों में ओवरटेयर सेम है। इसमें मॉडल कौन सा आता है, मे, और इसमें कौन सा आता है, शुड। अगर आप मे वाला क्या लगा रहे हो, मॉडल, तो उसके बाद प्लीज काइंडली लगेगा, और अगर शुड लगा रहे हो तो उसके बाद प्लीज काइंडली नहीं लगेगा। बाकी सब कुछ सेम है। बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म उसमें भी है। अंतर क्या है, इसमें मे मॉडल है, मे वाले के साथ प्लीज काइंडली लगेगा, शुड वाले के साथ नहीं लगेगा। इतना सा अंतर दोनों के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके चौथे सेंटेंस के बारे में, जो इसका आखिरी सेंटेंस है इंपैरेटिव सेंटेंस का। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस नंबर डी हमारा क्या कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है, लेट से। अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म वाले, डू नॉट वाले को किससे शुरू किया था, लेट से। लेकिन अब अगर हमें प्रश्न ही लेट से शुरू मिल जाए, एलईटी लेट मॉडल से स्टार्ट मिल जाए, तो क्या करना है, बेहद आसान सूत्र है, रूल बिल्कुल आसान है। क्या लिखना है, हमें उस वाक्य को भी किससे स्टार्ट करना है, लेट से। इस वाले वाक्य में आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, दो। सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे आप पहले लिखोगे, तो मैंने O2 लिख दिया, यानी दूसरा वाला आप पहले लिखोगे, प्लस आप लिखोगे बी, प्लस आप लिखोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद आप लगाओगे बाई, बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, और उसके बाद में अगर कुछ बचा हुआ है तो उसे यहां लिखो। आसान है ना सूत्र। अब सवाल ये कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा सेकंड वाला है, कौन सा फर्स्ट वाला है। सुनिए, लेट मी प्ले फुटबॉल नाउ, सेंटेंस एग्जाम्पल है ये हमारा। अब हमें देखना है कि सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट है, तो हमें भी किससे करना है, लेट से। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। मैंने आपसे कहा था कि लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा क्या मांगता है, लेट, ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट तो इसके बाद है, लेट के बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट। और एक किसके बाद होता है, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के बाद क्या है, फुटबॉल। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, दूसरा। बात समझ में आई। एक ऑब्जेक्ट तो किसके बाद होगा, लेट के बाद। एक ऑब्जेक्ट किसके बाद होगा, मेन वर्ब के बाद, ठीक है। जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। ये पहले आया फर्स्ट, ये बाद में आया सेकंड। चलिए इसको किससे स्टार्ट करना है, लेट से स्टार्ट करना है। अब कौन सा वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, सेकंड वाला। कौन सा है, फुटबॉल, जो हमने बाद में ढूंढा था उसे पहले लाएंगे, फुटबॉल। बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म बताइए, प्लेड, यही होगी ना, प्लेड। अब बाय, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इधर भी मी है, उधर जाएगा तो भी क्या रहेगा, मी रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। अब क्या बचा है, नाउ। बताइए क्या बना, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय मी नाउ, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया। और देखिए जैसे लेट हर कुक द मील, ठीक है। किससे स्टार्ट है, लेट से। क्वेश्चन किससे स्टार्ट है, लेट से स्टार्ट है। आंसर भी किससे स्टार्ट होगा, लेट से। दो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, लेट वाले में बिल्कुल हैं। कौन कौन से, एक तो लेट के बाद फर्स्ट वाला, एक वर्ब ये हो गई, इसके बाद द मील सेकंड वाला। पहले कौन सा लाएं, सेकंड वाला, द मील। अब क्या लगाएंगे, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या लगा दें, ईडी। अब क्या लगाएंगे, बाय, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, हर। इधर आएगा तो भी हर, चेंज नहीं करना है। मैंने ओ बटे ऐसे एस बटे ओ नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। तो इसके बाद ईटीसी क्या बचा है ही नहीं कुछ, सेंटेंस नहीं खत्म। लेट द मील बी कुक्ड बाय हर।
इस तरीके से आपको इंपैरेटिव सेंटेंस को हल करना है। कितने प्रकार होते हैं इंपैरेटिव में? 4 प्रकार। फर्स्ट फॉर्म से शुरू, डू नॉट से शुरू या डोंट से शुरू, प्लीज़ काइंडली से शुरू और लेट से शुरू। स्टार्टिंग इन सब से होती है। तो हमने अलग अलग सूत्र इनके पढ़े हैं, कंपटीशन लेवल के भी हमने पढ़े हैं, बोर्ड लेवल के भी हमने पढ़े हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमने उनको पढ़ा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले सेंटेंस के बारे में।